So welcome students, welcome on this particular video. ये video students short video है on the topic that we are going to do. Equalization levy पर है होगा. NRI पे जो taxation है chapter 12 का वो ADR, GDR, FI वो वाले particular topic students मैं इस video में ला रहा हूँ. छोटा video होगा. दूसरी बात स्टूडेंट्स, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल दिगार का जो वीडियो होगा स्टूडेंट्स वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक मिलेगा. वो लिंक मैंने दे दिया है. वो भी एक छोटा सा वीडियो है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट LDR वीडियो है, लास्ट डे रिवीजन वाली वीडियो है. तो वो आपको एक लिंक मिलेगा स्पेशल क्लास की. वो आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा. जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का एक बेहतरीन लास्ट डे रिवीजन वाली वीडियो मैंने वहाँ पे रखी हुई है. आपको बस शायद हो सकता है कि वो लिंक चालू करने के लिए कोड डालना पड़ेगा और वो कोड आपको पता है CADS. बस वो कोड आप लोग डाल दीजिएगा एंड दैट इज़ वन थिंग विच इज़ बिन देयर. सो इस वीडियो के जरिए स्टूडेंट्स आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन कंप्लीट हो रहा है. हाँ, बस एक्स्ट्रा जो न्यू कोर्स वाले के लिए अब जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन होगा वो होगा कुछ थियोरी टॉपिक्स है. कुछ थियोरी टॉपिक्स है. तो वो थियोरी टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा है प्राइमरी उसकी भी लिंक मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के जरिए आपको दे रहा हूँ. वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ध्यान रखना वो सिर्फ न्यू कोर्स वाले ही लोग करेंगे. ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स वो वाले लिंक नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसके बाद वाला वीडियो होगा ट्रांसफर प्राइसिंग. नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो जो आ रहा है वो ट्रांसफर प्राइसिंग होगा, लास्ट डेरिवेशन वाली. इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165. नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस इक्वलाइजेशन लेवी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा. इक्वलाइजेशन लेवी की दो सेक्शन है आपको पता है, 165 165 है. इसको जल्दी से करके क्योंकि मैं केस स्टडी आपको करवाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए. केस स्टडी के जरिए से करेंगे स्टूडेंट. तो ये प्रोविजन लगभग पता है लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स है ध्यान रखें. कंपेरेटिव पॉइंट 165 में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे डिजिटल मार्केट एडवर्टाइजमेंट स्पेस दिया जाता है. तो सिंपल एग्जांपल ध्यान रखना, गूगल ने क्या किया होगा, कोई इंडियन कस्टमर्स को प्राइमरी उन्होंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवा दी या एडवर्टीजमेंट स्पेस दे दिया अपने पोर्टल में. तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट बनता है. इसमें स्टूडेंट ध्यान से देखना, एप्लीकेबिलिटी में नॉन रेसिडेंट जो है सर्विस प्रोवाइडर उसका इंडिया में पी नहीं होना चाहिए. इस वजह से तो इक्वलाइजेशन लेवी लाया है, नहीं तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी की कोई जरूरत ही नहीं थी. तो जो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर है गूगल या जो भी हम लोग बात करें फेसबुक, उसकी इंडिया में पी नहीं होनी चाहिए जिसके जरिए वो सर्विस दे रहा है. ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पर ये भी आएगा कि पी है लेकिन वो सर्विस जो है ऑनलाइन सर्विस वो उस पी से जुड़ा नहीं है. ठीक है, तो ऐसे भी केस आ सकते हैं जैसे 44 DA 115A में किया था. तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना. अगर पी है लेकिन पी के जरिए वो चीज़ नहीं दी जा रही है, वो पी बस अलग कोई फंक्शंस के लिए यहाँ पे रखा गया है, तो फिर उस केस में वो पी का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता सो फार एज दी नॉन एप्लीकेबिलिटी इज कंसर्न. तो अगर पी आपका है लेकिन उसके जरिए आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली अपने फॉरेन जुरिस्डिक्शन से वो दे रहे हैं सर्विस, तो उस केस में भी स्टूडेंट्स इक्वलाइजेशन भी एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो पी का रेफरेंस पॉइंट जो दिया गया इसका मतलब यही है कि पी के जरिए ये चीज़ रूट की गई है, तो उस सिचुएशन में इक्वलाइजेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करें वो आपको मैंने बता दिया स्टूडेंट्स. इसमें बस ध्यान रखना कि आप लोग को रेसिडेंट जो होगा ना यहाँ पे, जो इंडिया किसी रेसिडेंट वालों को वो सर्विस दे रहा है उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए. क्योंकि अभी ये केस स्टडी देखेंगे वहाँ पर वो बिजनेस नहीं कर रहा है जिसको दे रहे हैं हम लोग सर्विस. वो जो सर्विस दे रहे हैं वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो या ना प्रोफेशन में वो सैलरी वैली का कोई केस है, तो उस सिचुएशन में एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी. ठीक है. अच्छा, सर्विस रिसीवर अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो उस केस में भी इक्वलाइजेशन भी एप्लीकेबल हो सकता है अंडर 165 प्रोवाइडेड उस नॉन रेसिडेंट का अपना इंडिया में पी है. दूसरी बात सुन ध्यान रखना कि 165 में जो सर्विस रिसीवर है उसको इक्वलाइजेशन भी डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. ये अलग है एज कम्पेयर टू 165A, जहां पे 165A के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे डिडक्ट सर्विस रिसीवर को नहीं करना पड़ता है. सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, विल मेक द पेमेंट. दे विल द चार्ज और लेवी प्रोवाइडर पर है, उसको अल्टीमेटली पे करना गवर्नमेंट को. यहाँ पर चार्ज रिसीवर पर है, उसको उस सर इक्वलाइजेशन लेवी को डिडक्ट करके ऑन द कंसिडरेशन अमाउंट विच शुड बी इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख. ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 165 में कि 1 लाख के ऊपर वाले कंसिडरेशन पे ही अल्टीमेटली क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी ये एप्लीकेबल होगा अंडर 165. और उसी पे फिर ये सर्विस रिसीवर को डिडक्ट करना होगा इक्वलाइजेशन लेवी और जमा कर देना होगा. ड्यू डेट क्या है स्टूडेंट जमा करने की, वो भी आपको पता होना चाहिए. तो ड्यू डेट जो है इसकी स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, 7
ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये एवरी मंथ वाला केस है, ध्यान रखना। अभी मैं कंपैरिजन आपको करवाऊंगा ऑफ ड्यू डेट ऑफ 165 विद 165A, लेकिन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ है और एवरी मंथ क्या है, ये आपको ऑब्लिगेशन बनेगा टू मेक द पेमेंट। अच्छा, दूसरी बात है फ्रेंड्स कि 6% का ये रेट है। HEC ये सब चीज़ मत लगवा कराना, इस पर इक्वलाइजेशन लेवी है, ना कि ये इनकम टैक्स है कि इस पर आप उसको लोडिंग करो। नहीं डिडक्ट करूंगा इक्वलाइजेशन लेवी तो खामियाजा पता है कि डिसअलाउंस हो जाएगा, और जब आप सब्सिक्वेंटली इक्वलाइजेशन लेवी को जमा करोगे गवर्नमेंट को, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच द इक्वलाइजेशन लेवी हैज बीन डिपॉजिटेड। ठीक है, तो वो उस प्रीवियस ईयर में उसकी रिडक्शन आपको मिलेगी उस एक्सपेंडिचर की, सो फार एज अ रेसिपिएंट इज कंसर्न। 165A में भी अगर आप देखोगे इस केस में, यहाँ पर फ्रेंड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर इस्तेमाल करना, प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहना फ्रेंड्स। अब टाइम आ चुका है कि हम लोग इसको कैजुअली नहीं लेंगे। आप लोग को फ्रेंड्स ये वर्ड बस ध्यान रखना कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसी के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स ये गेम है। ये गेम किसके कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर। देख रहे हो आप लोग, तो ये चीज़ बस आप लोग ध्यान रखेंगे कि ई सर्विस प्रोवाइडर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कौन, ई कॉमर्स ऑपरेटर। और वो कौन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो आपके सामने है। ही इज अ मीन्स अ नॉन रेसिडेंट हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन सेल और गुड्स और ऑनलाइन प्रोविजन और ऑफ सर्विसेज और बोथ। ठीक है, प्लेटफॉर्म है उसकी, लेकिन ये तो आपको पता ही है अमेजोन की बात हो रही है ये। लेकिन प्लीज़ नोट करना ये सिचुएशन आप लोग इसमें ऑनलाइन ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बस डेफिनेशन से तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया ज्ञान मिला, ये आपको पता था, बट प्लीज़ यूज दिस टर्म, डोंट यूज एनी अदर टर्म। ठीक है, और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे मत लिख कर आना, ये मत लिख कर आना यहाँ पर 165 में। आपको चुपचाप आप लोग सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, नॉन रेसिडेंट विच डज नॉट हैव ए पी, ये 165 में होगा। और जहाँ तक 165A में है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर लिख कर आना। प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें आखिरी बार बोल रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। रिसिपिएंट कौन होगा, वो सर्विस रिसिपिएंट कौन है फ्रेंड्स, रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये रेसिडेंट इन इंडिया वालों को क्या वहाँ पे जैसे ऊपर बिजनेस इन इंडिया जो कर रहा है, ऐसा कोई उस तरीके से उन्होंने ये रखा हुआ क्राइटेरिया? द आंसर इज नो। कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया को अमेजोन ने अगर ये चीज़ दिलवाई है, ये क्या दिलवाई है वो देखेंगे ऊपर। ठीक है, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि द नेचर ऑफ सर्विस जो दी जा रही है, उससे पता चलता है कि ये जो रेसिडेंट इन इंडिया जो है वो हो ना हो, स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो पता चल जाएगा आपको अल्टीमेटली ऊपर प्राइमरी जो भी हम लोग देखने वाले, व्हाट काइंड ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस विच अमेजॉन इज प्रोवाइडिंग टू द रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, दूसरा है नॉन रेसिडेंट स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। कुछ दो पॉइंट है जो कि आप लोग ध्यान में रखना कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस की एनआर को सर्विस रिसीवर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 165 है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो टाइप ऑफ सर्विस जो एनआर दे रहा है, इस अमेजॉन दे रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा है, वो क्या दे रहा है सर्विस, तो उसकी जो सर्विसेज स्टूडेंट्स है अगर आप देखोगे इस केस में, एक है तो कि वो खुद अपनी ही क्या कर रहा है, वो अपनी ही ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स वो कर रहा है, तो अमेजोन के खुद के गुड्स, अमेजोन के खुद के सर्विसेज, तो वो क्या है, वो सप्लाई कर रहा है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाय अमेजोन, ओन्ड एंड मैनेज बाय अमेजोन। तो अपने ही प्लेटफॉर्म से अपनी गुड्स, अपने नाम अपनी गुड्स या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू दी रेसिडेंट इन इंडिया या फिर नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। दूसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट है नेचर, अगर आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स, व्हाट दे आर डूइंग इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो अपने प्लेटफॉर्म से वो दूसरों के गुड्स या दूसरों की सर्विसेज को बेचने में फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये तो चीज़ हमें पता ही, वही करता है अमेजोन, दूसरों के गुड्स या दूसरे की सर्विसेज को बेचने के लिए अमेजोन इज फैसिलिटेटिंग थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म, अमेजोन इज फैसिलिटेटिंग थ्रू व्हाट, थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म। तो वो अपने प्लेटफॉर्म को उस तरीके से क्या कर रहा है, वो उपयोग में ला रहा है, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन। अगर आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे इस केस में, तो रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, ये भी आपने देख लिया। और
और तीसरा, अच्छा और एक है यहाँ पे, पर्सन हु बाय सच गुड्स और सर्विस और बोथ यूजिंग इन आईपी एड्रेस इंडिया से, अगर वो क्या कर रहा है, www. का बंदा है, ठीक है, लेकिन वो www.amazon.in से क्या कर रहा है, वो अपने गुड्स को या सर्विसेज को प्रोक्योर कर रहा है, तो उस केस में भी इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगी। और उस इक्वलाइजेशन लेवी को जो वो लगेगा वो किस पे लायबिलिटी होगा, टू डिस्चार्ज लायबिलिटी under 165A it is on the service provider, unlike in 165 where the onus was on the service receiver। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और इक्वलाइजेशन लेवी का 2% होगा ऑन द कंसिडरेशन अमाउंट, वो 2% अमाउंट क्या करना है, डिडक्ट नहीं करना है, ये वो इस्तेमाल मत करना, ये क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर पे ही ऑब्लिगेशन होगा। ठीक है, और ये तो सबको पता है यहाँ पर भी और ऊपर भी कि इक्वलाइजेशन, ये जो कंसिडरेशन है जिसपे इक्वलाइजेशन लेवी 165 या 165A का चार्ज हुआ है, वो कंसिडरेशन सो फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम माना जाएगा। सो फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न एग्जाम माना जाएगा। एक चीज़ बस ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। द कंसिडरेशन अमाउंट स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट कुड बी एनीथिंग, ये चीज़ आप लोग प्लीज़ ध्यान रख के चलना, कोई भी ये कंसिडरेशन अमाउंट हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि वहाँ पे ऊपर वाले में क्या था, 165 में बोला गया था कि भाई कंसिडरेशन अमाउंट होना चाहिए कितना, 1 लाख के ऊपर, क्योंकि 1 लाख तक अगर कोई कंसिडरेशन अमाउंट रहेगा तो फिर अकॉर्डिंगली नई इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी पड़ेगी टू दी सर्विस रिसीवर। लेकिन यहाँ पर 50, चाहे 50,000 का भी क्यों ना हो, क्या है, सेल हुआ हो टू द सर्विस रिसीवर, स्पेसिफाइड सर्विस रिसीवर, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर पे इक्वलाइजेशन लेवी की लायबिलिटी होगी, प्रोवाइडेड व्हाट, प्रोवाइडेड इन दिस केस कि उसका, स्टूडेंट नोटिस करना यहाँ पे, उसका टर्नओवर इन दैट प्रीवियस ईयर शुड बी मिनिमम 2 करोड़, 2 करोड़ या उससे ज्यादा। प्लीज नोट करके चलना यहाँ पे, ये जो है ना, ये वाला वर्ड बहुत क्रिटिकल है, मिनिमम 2 करोड़, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा अगर है तो फिर बस बात तय है कि ये जो स्पेसिफाइड सर्विस है, अगर उसने उस सर्विस का 50,000 रुपए का भी उसने क्या है, अगर ट्रांजैक्शन किया है, तो भी इक्वलाइजेशन लेवी उनको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2% ऑन दैट कंसिडरेशन अमाउंट। किनको, सर्विस प्रोवाइडर को, ये फर्क है। अच्छा, एक जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये लेस देन 2 करोड़ लिखना है आपने, प्लीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक 2 करोड़ और एक आपके पास 44AD वाला, वहां पे ये बोला गया कि 44AD एप्लीकेबल होगा अप टू द टर्नओवर ऑफ 2 करोड़, अप टू अ टर्नओवर ऑफ 2 करोड़, और टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ के ऊपर अगर चला जाए तो 44AD से बाहर हो आप, ये है 44AD आपके लिए। जबकि यहाँ पर क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल होगा इफ द टर्नओवर इज मिनिमम 2 करोड़, और अगर लेस देन 2 करोड़ हुआ तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी सर्विस प्रोवाइडर को नहीं लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, ये 2 केस है जो नॉन रेसिडेंट के खातिर जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया था फ्रेंड्स, तो क्या था, नॉन रेसिडेंट के लिए जो स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस है आपको पता ही है, और वो क्या था स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट है जिसमें टारगेट किया गया है टू दी कस्टमर्स जो कि इंडिया के रेसिडेंट है, उनको टारगेट किया गया एडवर्टीजमेंट, किसका एडवर्टीजमेंट टारगेट किया गया है, प्राइमरी किसी भी पर्टिकुलर एसएससी नॉन रेसिडेंट सर्विस जो रिसीवर है, वो बोल रहे हैं अमेजोन को कि हमारे एडवर्टीजमेंट करवा दो टू द इंडियन कस्टमर प्राइमरी जो एक्सेस करते हैं www.amazon.in, जो एक्सेस करते हैं www.amazon.in, तो उन पे प्राइमरी हमारी एडवर्टीजमेंट चलवा दो। अमेजोन को बोल रहे हैं आपके पास तो सारे डेटा है, तो आप हमारे एडवर्टीजमेंट चलवा दो उनको। ठीक है, दूसरा है कि अमेजोन ने डेटा खरीदा होगा प्राइमरी, और ये डेटा वो क्या कर रहा है, किससे खरीदा होगा, जो इंडिया के कोई रेसिडेंट है, और ये कुछ फोकस डेटा है, कितने बच्चे सीए फाइनल में है, ये भी एक बहुत क्रिटिकल डेटा है, आपके डेटा है प्राइमरी। ये अमेजोन अल्टीमेटली बेच रहा है, किसको बेच रहा है, कोई नॉन रेसिडेंट है जो अल्टीमेटली इच्छुक है ये जानने के लिए कि कौन है बच्चे जो सीए फाइल कर रहे हैं इंडिया में। तो ऐसे केस में अमेजोन ने किसी से डेटा खरीदा और वो डेटा उस नॉन रेसिडेंट को बेच दिया, तो क्या वो भी प्राइमरी केस बन जाएगा आप लोगों के लिए फॉर द पर्पज ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, ये लेवी लगेगा, ये सेल ऑफ डेटा पे भी क्या अमेजोन को इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, द आंसर इज यस।
ये मिसलेनियस में स्टूडेंट्स ये वाला मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। ड्यू डेट में स्टूडेंट्स आप अगर देखोगे तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये दोनों के लिए है, 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दोनों के लिए यही है। लेकिन जहाँ तक 165A की बात है तो 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, लेकिन फॉलोइंग द रेलेवेंट क्वार्टरली ये पेमेंट होगा। जबकि 165A का जो है ऑब्लिगेशन इट इज ऑन एवरी मंथ स्टूडेंट, एवरी मंथ। प्लीज केयरफुल रहना इस बात को लेके, ठीक है। तो 165 एवरी मंथ है, 165A इट इज फॉर क्वार्टर और ड्यू डेट 7th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर और 165 का फॉलोइंग मंथ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जो लास्ट क्वार्टर होगा 165A के लिए वो होगा 31st ऑफ मार्च को ही आपको पेमेंट कर देना है। ये इस तरीके से कोई पॉइंट नहीं है सो फार सेक्शन 165 इज कंसर्न। इसका मतलब कि अंतिम मंथ जो 165A का 165 का होगा दैट इज द मंथ ऑफ मार्च, उसका पेमेंट फॉर 165A सॉरी फॉर 165 वो उसका पेमेंट आपको कर देना है बाय 7th ऑफ अप्रैल। लेकिन अगर 165A होगा तो लास्ट क्वार्टर दैट इज जैन टू मार्च, उसकी पेमेंट आपको 31st ऑफ मार्च तक ही कर देनी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहे हो तो एक ये बोला जाता है कि भाई 194O हमेशा देख लेना स्टूडेंट। ई कॉमर्स इस पर TDS आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ TDS 1% होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। और ऑब्वियस बात है कि जो पेमेंट अमेजोन जो देने वाला है किसको, ये सारे जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट थे, ये जिनके गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा था, तो बात सही है। ये क्या करने वाला है, ये कंसिडरेशन जब देगा इनको तो उस कंसिडरेशन में 194O में उसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखना ये ग्रॉस अमाउंट पर है। हो सकता है कि अमेजोन क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि अमेजोन ने अपनी कमीशन डिडक्ट करके नेट अमाउंट आपको दिया जाए, तो उस नेट अमाउंट को नहीं लेना है आपने, फिर उसको ग्रॉस अप करवा देना है। तो ये ग्रॉस अमाउंट है ना 194O, तो उसको आपको ग्रॉस अप करना है। क्वेश्चन में अगर नेट ऑफ कमीशन दिया है तो प्लीज़ इसको ग्रॉस कर ले। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक आता है कि सर ग्रॉस में क्या GST को इंक्लूड किया जाए। अगर GST सेपरेटली इनवॉइस में दिया है तो प्लीज़ इसको बाहर रखना, ठीक है। एक बहुत जगह पर क्या होता है कि ये जो डायरेक्टली कंसिडरेशन इनको मिलता है, किसको, पार्टिसिपेंट को मिलता है, क्या वो भी ग्रॉस अमाउंट का हिस्सा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और लास्ट पॉइंट है एग्जेम्पशन का, जहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं करना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल होना चाहिए या HUF, और उसका जो ग्रॉस अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, और फिर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज फर्निश्ड पैन एंड आधार कार्ड, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, बाय द वे ऊपर वाले केस में जो नॉर्मल केस है जहाँ पे अगर पैन नहीं दिया गया तो कितना बाय द वे TDS डिडक्ट होगा 194O में 5% के हिसाब से, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या इस पे आप टॉपअप करोगे HEC को लेके? HEC को लोड करोगे इसमें? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, HEC तभी लोड होगा जब सर्विस रिसीवर कौन होगा, नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, तब जाके ही वो लोडिंग होगा। अदरवाइज अगर सर्विस रिसीवर रेसिडेंट है तो फिर आप कुछ भी लोड नहीं करोगे। ये एग्जांपल को आप स्किप करके डायरेक्टली आप लोग स्टूडेंट्स आ सकते हो कहाँ पर, इन द केस स्टडी का मैंने फैक्चुअल बता दिया। ये जो उजय है ना, ये अमेजोन समझ के चलो, और इसने क्या क्या करना है, बहुत सारे डेटा। अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो लॉटरी लग जाएगी, होप ये कि ये आ जाए। और उजय का ये सारे कहानी दे रखा हुआ है, जरूरी नहीं है प्राइमरी ये नॉन रेसिडेंट है, बस इतना ध्यान रखना। और इसका क्या काम है, पहले पॉइंट ये इतने काम से पता चलता क्या है, ये फैसिलिटेट सेल करता है ऑफ द अदर प्रोडक्ट, दूसरों के प्रोडक्ट को बेचता है। पहली बात है वो दूसरों के प्रोडक्ट को बेचता है, तो पूरा ये तीन बेकार का सब इंफॉर्मेशन है कि बायर को क्या करना पड़ेगा, ये सब ताम झाम कि ये, लेकिन क्रक्स है ये पूरे 3 बुलेट पॉइंट का कि भाई दूसरों के प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए वो बेचता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, यहाँ पे सेकंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, और यहाँ पे वो डेटा कैप्चर कर रहा है, जो डेटा यहाँ पे collects the data of potential customer in different parts of India and other sources who are interested in holidaying in different countries in Europe. ठीक है, इट सेल्स दीज डेटा टू डिफरेंट टूरिज्म कंपनी एंड होटल। तो ये एक स्पेसिफिक डेटा वो कलेक्ट कर रहा है जिनको हॉलिडे विदेश में यात्रा करना पसंद है, तो उनकी डेटा अल्टीमेटली उन्होंने कैप्चर कर रखी है। और फिर वो क्या कर रहा है, ये बेच रहा है डेटा स्टूडेंट्स के लिए, बेच रहा है टू वेरियस होटल्स कंपनी, कहाँ पे, इन यूरोप, ठीक है। उस आधार पे आपके ये MCQ देख रहे हो, बस इतना MCQ का क्वेश्चन ही काफ़ी आपके लिए, ठीक है। कोई एक रेसिडेंट है ऑफ UK जो कि इंडिया में विजिट कर रहा है,
2020 में, and he ordered certain apparel of brand Ujay worth 10,000 from online website ujayinternational.com. During his stay in India, his apparel was delivered via ready-made garments showroom located in Connaught Place. Which of the following statement is correct, students? तो लीजिए स्टूडेंट्स, हो गया ये ई कॉमर्स. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स इस केस में, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या ये इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगी? एंड द आंसर इज यस. यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के जरिए भी अगर वो ले ले तो भी क्या ये एप्लीकेबल हो जाएगा? एंड द आंसर इज यस. तो यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ में ना, ये जो डॉट कॉम था ये रजिस्टर्ड था इन इंडिया, आईपी एड्रेस ये रजिस्टर्ड था इन इंडिया. तो कोई भी बंदा उस आईपी एड्रेस के जरिए अगर वो गुड्स को खरीद ले, ठीक है, जो कि किसका है यहाँ पर ये उजय का ही अल्टीमेटली खुद के ब्रांड का क्या है, वो अपना गुड्स बेच रहा है. तो मैंने बताया ना कि अपने प्लेटफॉर्म से अपने ही गुड्स या अपनी सर्विसेज को भी वो क्या है अगर वो बेचेगा अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, तो वो भी क्या उस पर भी 165A का इक्वलाइजेशन भी लग जाएगा ना. आंसर इज यस. तो इसी वजह से आपने क्या किए 10,000 वर्थ की अप्रैल बेची. मैंने बताया ना कि अमाउंट यहाँ पे आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है, तो भी आपने 2% लगवा देना है. हाँ, ये अजम्पशन तो होगा कि भाई दो करोड़ के 2 करोड़ या उससे ऊपर का टर्नओवर ये उजय का है इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 2021. चलिए स्टूडेंट्स, अब दूसरे वाले पॉइंट में आ जाओ. व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 फॉर बाय उजय इंटरनेशनल एजी. तो आपको बस पता लगाना है कि ये 165A का केस कर रहा है मुझे या 165 का. 165A का है, ये उसी तरीके से उसका काम है, तो अकॉर्डिंगली उसको उसी 31 मार्च को पे कर देना है. In which of the following cases equalization levy would be chargeable assuming that the aggregate turnover is 2 crores during 2 crores तक रखा है, जो कितनी चालाकी से उन्होंने रखी है. तो 2 करोड़ पे क्या इक्वलाइजेशन लेवी 165A का लग जाता है? एंड द आंसर इज यस. देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इक्वल वुड बी चार्जेबल, तो ए बी सी गलत आंसर है. क्यों गलत है? ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग अ रेसिडेंट होता है, चार्जेबल होगा जब आप रेसिडेंट रहोगे. ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं. ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग अ नॉन रेसिडेंट हैविंग अ पी इन इंडिया, तो पी इन इंडिया भी ये रिक्वायरमेंट से उसको बाहर कर देगा. पी इन इंडिया भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग को पता है. ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग अ नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया, है ना. यहाँ पे दोनों केस में हैविंग पी इन इंडिया. ठीक है, दोनों वजह से अल्टीमेटली क्या हो गया, ये खारिज हो गया. और पॉइंट नंबर डी अगर आप देखोगे, वेर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग अ नॉन रेसिडेंट हैविंग नो पी इन इंडिया प्रोवाइड एक्सेस टू द ऑनलाइन मूवीज एंड ऑल दो स्टफ and other contents to Indian customer via its electronic platform. Friends. तो ये है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे. एंड विद दैट प्राइवेट स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर. पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखोगे, ujayinternational.com collects data of potential customers located in different, ये चीज़ पता है भाई, वही जो आपने देखा डेटा कलेक्शन. 1 लाख में बेच दिया डेटा, उस पर 2% कितना था? 2,000. तो उतना इक्वलाइजेशन भी इस अमाउंट पे भी लग जाएगा. अच्छा, Rajesh, a resident Indian, is an employee of ABC Limited, Bangalore. Employee students. In addition to the salary income, he also earns interest of FD. Business income नहीं है इसकी. Mrs. PQR, a foreign company not having a P in India, rendered online advertisement service. तो ये किस केस का होगा? 165, 165A. It is 165. Advertisement services online 165 का केस है. तो उसमें सर्विस रिसीवर का बिजनेस या प्रोफेशन का कंडक्ट करना जरूरी है. क्या ये केस में आपको दिख रहा है वो बिजनेस प्रोफेशन कंडक्ट कर रहा है? द आंसर इज नो. तो ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी एंड देयरफॉर डी इज द ओनली करेक्ट आंसर. लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल का, इसके अंदर स्टूडेंट्स टर्नओवर पे अटैक करना. इसका अगर आप देखोगे रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ, इसके ड्यूरिंग द प्रीवियस टर्नओवर देख लो स्टूडेंट. रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टू person resident in India 138 lakhs.
रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम पर्सन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो हम लोग देखेंगे नहीं। सिर्फ इंडिया का टर्नओवर, वो जो 2 करोड़ का टर्नओवर था ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए ही है, उसका उसका अपना वर्ल्ड वाइड टर्नओवर नहीं बात कर रहा है। आउट ऑफ द सम मेंशन्ड इन बी, ये ऊपर वाला सब, द रिसीट फ्रॉम पर्सन यूजिंग इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया 63 lakhs। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये दोनों को ऐड कर लो, और अगर ये दोनों को ऐड आपने कर लिया है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स ये बराबर ही 201 लाख जा रहा है, isn't it? 201 लाख जा रहा है। और अगर मैं इसको ऐड कर लो तो ये दोनों को ऐड करने पे 199 है, तो ये केस में एप्लीकेबल हो जाएगा बिल्कुल। इज रिट्रैक्टेड विद एबीसी बट नॉट इन पीक्यूआर। देख रहे हो आप लोग? तो दैट एक्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसीडर्ड इन दिस केस। चलिए फ्रूट कंप्लीट हो गया। अब बात है हम लोग एनआरआई टैक्सेशन पे, जल्दी से फ्रूट एनआरआई टैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, जहाँ तक फ्रूट एनआरआई का सवाल है, एनआरआई को देख के अगर आप नोटिस करना एक चीज कि एनआरआई पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली एनआरआई पे डाल दिया गया क्वेश्चन जो कि चैप्टर 12A के हिसाब से हो, और उस पर लिख देंगे, आपको पता ही चल जाएगा कि 12A की तरफ जा रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ना आपको ये जो मान में अमेंडमेंट जो अपना 6(1) जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो 6(1)A या सेक्शन 6(1) का जो वाले जो अमेंडमेंट्स है जहाँ पे वो विजिट के लिए आते हैं इंडिया में, तो वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट को भी आजमाया जा सकता है कि वहां से पहले आप उसे प्रूव करो कि वो नॉन रेसिडेंट है। और ऑब्वियस बात है कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले के लिए था। वहाँ पे याद है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी एक पॉइंट था वहाँ पे, जिसकी वजह से आप एनआरआई बन सकते हो इफ़ यू डोंट सेटिस्फाई दी क्राइटेरिया लेड डाउन इन दी अमेंडमेंट। क्योंकि वो अमेंडमेंट की क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करोगे तो फिर आप रेसिडेंट बन जाओगे, और अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं हो तो फिर आप नॉन रेसिडेंट हो। और द वेरी फैक्ट कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो आप एनआरआई बन गए। तो उस एनआरआई बनने पे क्या आपको चैप्टर 12A का बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज यस, मिल सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो होगी ना, थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन में एनआरआई का होता है, लेकिन उसमें चैप्टर 12A आजू बाजू कहीं पे भी चैप्टर 12A का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। और स्टूडेंट्स लोग को जैसे कि एनआरआई देख लेते हैं तो उनके दिमाग में चैप्टर 12 घूमता है। नहीं, एक केस स्टडी है, वो भी देख लेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन तुरंत अपन क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। एक तो 12A का ही होगा, और एक होगा वो क्वेश्चन जो कि एक एमसीक्यू तरीके से डाला गया जहाँ पे वो एनआरआई का केस है, लेकिन उसमें चैप्टर 12A का कोई मतलब भी नहीं है उसके अंदर। तो थोड़ा सा केयरफुल ना, स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई एनआरआई है, एनआरआई, आई इंडियन, तो उसके केस में चैप्टर 12 एप्लीकेबल ही होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को देख के आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये चैप्टर 12A को ऑप्ट करता है स्टूडेंट्स तो फिर क्या क्या सिचुएशन है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बस आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर देख रहे हो सेकंड प्रोवाइजो टू 48 ये नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो जो है 48 का ये एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। फर्स्ट प्रोवाइडेड टू सेक्शन 48 वो एप्लीकेबल है। बस यही एक इकलौता केस है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का जहां पे फर्स्ट प्रोवाइडेड टू सेक्शन 48 एप्लीकेबल है। अदरवाइज आप कोई भी एनआर के कॉन्टेक्स्ट में कैपिटल गेन्स की कंपटीशन की बात करो तो वहां पे फर्स्ट प्रोवाइडेड टू सेक्शन 48 एप्लीकेबल नहीं होता है। आप बोलोगे क्या है फर्स्ट प्रोवाइडेड टू 48? तो फर्स्ट प्रोवाइडेड टू 48 वही है जो टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट का एवरेज लेना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा कि सारे जो आईएनआर में जो कंपटीशन के जो एलिमेंट्स होते हैं सीजी के, वो आपको आईएनआर से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है। So you need to convert those items from the INR to the foreign currency। ये हर एक एलिमेंट जो कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन्स का होगा उस हर एलिमेंट पे आपने वो कन्वर्जन करके फॉरेन करेंसी तक लेकर आना है। और फाइनली आपकी कैपिटल गेन्स भी जो होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी, जिसको फाइनली आपने रिकन्वर्ट कर देना इनटू INR बाय अप्लाइंग द टीटी बाइंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यही करते हो ना आप लोग, तो उस हिसाब से फिर आपको क्या मिल जाता है, द रिवाइज्ड कैपिटल गेन्स। तो ये जो कन्वर्जन पहले करना इनटू फॉरेन करेंसी और फिर रिकन्वर्जन करना इनटू आईएनआर, ये है फर्स्ट प्रोवाइडेड टू सेक्शन 48 की देन। और फर्स्ट प्रोवाइडेड टू सेक्शन 48 सिर्फ ये एनआरआई वाले की कैटेगरी में लगता है, लेकिन अब तक के क्वेश्चन आईसीआई के अंदर आपको आजमाया नहीं गया। लेकिन प्लीज आप अपने अटेम्प्ट के लिए रखना कि अगर आ जाए क्वेश्चन में
तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी 48 के एलिमेंट्स अगर आपको दे दिया जाए कि भाई वो डेटा दे रहे हैं, टीटी बाइंग रेट 2 डेट के, टीटी बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट एज ऑन 2 डेट्स, विच आर दोस 2 डेट्स, द डेट ऑफ परचेज एंड द डेट ऑफ सेल। परचेज और सेल इन दोनों डेट्स का अगर आपको टीटी बाइंग रेट एंड द सेलिंग रेट अगर मिल रहा है स्टूडेंट्स, मिल रहा है अगर आपको इन दोनों डेट का, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपने क्या करना होगा कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होगा, उसमें आपने एवरेज लेना है एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसमें आपने एवरेज लेना होगा स्टूडेंट्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये तो आप लोगे। और जहां तक इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें, वहां पर हम टीटी बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज लेंगे और उसको फिर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये बाइंग और सेलिंग रेट किस डेट का लेना पड़ेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके हिसाब से अपने कैपिटल गेन्स लेकर आना है, वो जो कि फॉरेन करेंसी में होगा, और वो कैपिटल गेन जो फॉरेन करेंसी में उसको आपको रिकन्वर्ट कर देना है इनटू आईएनआर बाय अप्लाइंग द टीटी बाइंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, चलो अब जरा इस पे कुछ बात जल्दी से और एक डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, दो में से एक हिट होना चाहिए, तब जाके वो एनआरआई का दर्जा ये होगा, दो में से एक। इन्वेस्टमेंट इनकम और एलटीसीजी वाली जो इनकम होगी अदर देन स्पेसिफाइड एसेट, तो इन्वेस्टमेंट इनकम एलटीसीजी अदर देन स्पेसिफाइड इनकम 20%, एलटीसीजी ऑन दिस वन इज 10%। ठीक है, स्पेसिफाइड एसेट पे 10%। स्पेसिफाइड एसेट क्या है, वो स्पेसिफाइड एसेट जो कि परचेज किए जाने चाहिए इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है क्या, वो देख लो, लिस्ट है इसकी। इस पर थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, और कुछ चीज़ें जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। एक चीज़ केयरफुल रहो स्टूडेंट्स, स्पेसिफाइड एसेट मीन्स शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, शेयर्स की बात की गई है, प्रेफरेंस इक्विटी दोनों। डिबेंचर जो है वो इंडियन कंपनी, लेकिन यहाँ पे अब आ रहे हो क्राइटेरिया लेके, इंडियन कंपनी तो बोला आपने, लेकिन वो इंडियन कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी हुई तो उसको स्पेसिफाइड एसेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट है अगर है, जो डिपॉजिट है स्टूडेंट्स वो प्राइमरी विद एन इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एक चीज अगर आपको बस याद रखना है तो चलो याद रह जाएगा, लेकिन बी और सी में ध्यान रखना कि भाई आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर, या क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर ऐसा कुछ होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी के डिपॉजिट या डिबेंचर्स, तो प्लीज आप उसे इग्नोर करके चले। ठीक है, बाकी एनएससी सर्टिफिकेट तो ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये चैप्टर 12 है तो क्या ऑप्शनल है, ये चैप्टर 12 क्या है, ये ऑप्शनल है। अगर इसको वो ऑप्ट आउट कर ले, अगर ये इसको ऑप्ट आउट कर ले, तो फिर देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनेगा। शेयर्स पे डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम है। वैसे इधर अगर डिविडेंड इनकम आती है नॉन रेसिडेंट इंडियन को फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड इन द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो उस केस में वो डिविडेंड इनकम चैप्टर 12 के हिसाब से जो भी आप देख रहे हो वो 20% दिख रहा है आपको। लेकिन अगर ये वो ऑप्ट नहीं करता है तो फिर क्या रेट पे टैक्स होगा, तो भी 20% ही है। 115A में डिविडेंड इनकम का सिर्फ एक लौता रेट है 20%। अच्छा, डिबेंचर और डिपॉजिट से स्टूडेंट उसको क्या आएगा, इंटरेस्ट। डिबेंचर और डिपॉजिट से उसको इंटरेस्ट आएगा। अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि देखो वहां पर भी याद है आपको 115A जो कि प्रोविजन है फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, वहां पे भी 20% का रेट है। लेकिन कंडीशन वहां पे डाला गया क्या कि इट शुड बी परचेज्ड आउट ऑफ द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि बाद में एक क्वेश्चन था जहां पे, एक रेड लिमिटेड का क्वेश्चन था जहां पे क्या बोला गया था कि वो डिबेंचर इंडियन कंपनी ने इशू किया है as a consideration for the fees for as a consideration for the technical service provided by the non-resident, तो नॉन रेसिडेंट टेक्निकल सर्विस दी, और यहाँ पर हमने इसको कंसिडरेशन के रूप में क्या दे दिया, डिबेंचर। क्या वो डिबेंचर, अब एनआर के पास डिबेंचर आ चुका है, नॉन रेसिडेंट के पास डिबेंचर आ चुका है, क्या ये कहा जा सकता है कि भाई वो डिबेंचर इज इट परचेज और एक्वायर्ड आउट ऑफ द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, एंड द आंसर इज नो। We cannot say that it has been purchased or acquired out of the convertible foreign exchange. तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, because it cannot be said to have been acquired or purchased from the convertible foreign exchange, therefore in this case स्टूडेंट, वो डिबेंचर्स या फिर वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो भी होगा उस पे जो इंटरेस्ट इनकम थी, याद आ रहा है अपन ने नॉर्मल टैक्स रेट लिया था, नॉर्मल टैक्स रेट पे टैक्स होगा, इजंट इट। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर मैं 115A में जा रहा हूँ, चैप्टर 12A एप्लीकेबल नहीं मुझे चाहिए, मुझे चैप्टर 12A नहीं चाहिए,
तो 115A के लिए भी वहाँ पे 20% का स्पेशल रेट, वहाँ पर भी 20% है, लेकिन प्रोवाइडेड द सिक्योरिटीज हैज बीन एक्वायर्ड out of what, out of a convertible foreign exchange, otherwise tax rate होगा as per the normal provision, not as per the special rate. तो अगर मैं ऑप्ट नहीं करता हूँ तो 115A में भी जाऊंगा as if the condition of the foreign currency is satisfied, और वहां पर भी रेट 20% है। देख रहे हो आप लोग? अच्छा, लॉन्ग टर्म शेयर्स को मैंने बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने के ऊपर अगर चला जाए तो, और ये भी अज्यूम करता हूँ कि वो लिस्टेड है जिसपे एसटीटी पे की गई है, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। तो अगर ऐसी बात है स्टूडेंट्स, तो मैं नॉर्मल प्रोविजन में अगर जाऊं तो मुझे 112A मिलेगा। 112A अगर मुझे मिलता है तो एक है कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मैं करूंगा, वहां पर देयर इज 1 लाख एग्जाम्पशन मिलती है, isn't it? जो कि यहाँ पर नहीं मिल रही है। ये एक बड़ा डिस्टिंक्शन स्टूडेंट जो कि आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर गेम चेंज हो सकती है। टैक्स रेट तो दोनों का ही सेम है, 10% है। यहाँ पर भी क्या है, इंडेक्सेशन लेना नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है स्टूडेंट, प्लीज केयरफुल है ना, कि 112A में जब मैं कंपटीशन करूंगा तो उस पर क्या फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 कन्वर्जन और रिकन्वर्जन करना पड़ता है? द आंसर इज नो। लेकिन क्या यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 का मिलता है? द आंसर इज यस। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर डेटा अगर है ही नहीं फर्स्ट प्रोवाइजो टू 48 का, सीधा बोल दिया कि भाई यही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो फिर उस केस में 112A भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 112A के अंदर आपको 1 लाख का एक्स्ट्रा एग्जामिशन मिलता है, जो कि इस सेक्शन चैप्टर 12 के अंदर नहीं मिलता आपको। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एग्जामिशन को अगर बचाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा विद इन द 6 मंथ्स पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वही प्रोपोर्शन आप लीजिए, और अकॉर्डिंगली वो 54F जैसा आपको अल्टीमेटली क्या करना होगा, आपको वो एग्जामिशन मिलेगा। लेकिन प्लीज नोट करके चलना, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। बियॉन्ड 6 मंथ अगर इन्वेस्टमेंट किया आपने इन द स्पेसिफाइड एसेट, to the consideration has been used to acquire the specified asset beyond 6 months, तो उसकी exemption 115F में आपको नहीं मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही वही सेम वाला पॉइंट था कि भाई जैसे नॉन रेसिडेंट का अपन ने किया था, सिर्फ डिविडेंड इनकम, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम, सिर्फ रॉयल्टी इनकम और सिर्फ एफटीएस इनकम, यही 4 इनकम अगर होंगे और उस पर जो इनकम पे टीडीएस डिडक्ट की गई होगी बाय द पेयर एज पर द रेट स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या हमारा कंक्लूजन था? तो कंक्लूजन स्टूडेंट्स हमारा यही था कि उस सिचुएशन में there will be an exemption available to the non-resident in that same also non-resident sports person के लिए भी यही क्राइटेरिया था, और यही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। इधर भी अंडर द एक्ट के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ट्रीटी के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करोगे तो फिर उस केस में क्या एग्जेम्पशन की बेनिफिट मिलेगी? द आंसर इज नो। एक्ट का जो रेट है जो दिया गया आपका 10% और 20% रिस्पेक्टिवली, हाँ उस पर लोडिंग होगी एचईसी का, क्योंकि एक्ट के हिसाब से रेट है ना, और रिसीवर कौन है, पेई कौन है, नॉन रेसिडेंट, तो लोडिंग आपको एचईसी करना है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, ये क्या ऑप्शन आपको मिलेगा? विल दिस ऑप्शन बी अवेलेबल इवन आफ्टर द नॉन रेसिडेंट हैज बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया? द आंसर इज यस। ये ऑप्शन कंटिन्यू होता रहेगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो 6.5 लाख LTCG पहले से कंप्यूट किया गया, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफर 80,000 इसमें कंसिडर नहीं हुआ, इसलिए वजह से इसको अलग से इसने माइनस किया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर आपको डिडक्शन का मिलता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टूडेंट्स, क्या चैप्टर 12 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रेफरेंस है? नहीं है, तो इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये स्पेसिफाइड एसेट नहीं है, तो चैप्टर 12A के अंदर ये नहीं जाएगा। हाँ, दूसरे 115A में अगर चाहो, अज्यूमिंग कि ये एक्वायर किया गया इन द कन्वर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, 115A में इसको 20% के रेट पे टैक्स हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखा था स्पेसिफाइड एसेट में, तो ये 20% है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये भी 115A सॉरी ये भी चैप्टर 12A के अंदर इसका मिल जाएगा। बस ये इनएलिजिबल है, बाकी डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी अज्यूम करते हैं कि बस वही शेयर्स का होगा, तो ये भी एलिजिबल हो जाएगा 20% के लिए। अच्छा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये स्पेसिफाइड एसेट तो है, लेकिन कब तक आपने जमा किया है? क्या 6 मंथ विद इन द रेट ऑफ ट्रांसफर के अंदर हुआ है? नहीं हुआ है। देखो 6 मंथ का मतलब 31 दिसंबर 2020 तक हो जाना चाहिए था, 31 दिसंबर 2020 तक हो जाना चाहिए था, जबकि ये 30 मार्च 2021 का स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस बात है कि ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट भी जो आपको दिख रहा है वो 31 दिसंबर 2021 नेक्स्ट ईयर का लास्ट डेट है स्टूडेंट्स, तो ये उसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर लास्ट में टीडीएस आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है,
TDS ये अल्टीमेटली पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन. तो देख रहे हो आप लोग, ये आपका था नेट सेल कंसिडरेशन, और उसके बाद ये एग्जामिनेशंस के जरिए सारे निल हो रहे हैं. स्टूडेंट्स नोटिस करना है, सारे के सारे निल हो रहे हैं. आपका ये अमाउंट है, और ये फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एसेसिबल अंडर चैप्टर 12A. तो ये जो अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट. अच्छा ये देखो क्वेश्चन, एक मिनट, एक मिनट, ये बस देखना क्या लिखा हुआ है. Compute the balance tax payable or refund due for AY in accordance with the special provision applicable to the non-resident. In accordance with the special provision applicable to the non-resident. देख रहे हो आप लोग. तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे एनआर का स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से, अगर एनआर का स्पेशल प्रोविजन है स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए क्या स्पेशल प्रोविजन में जो है चैप्टर 12 में एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो क्या उस नॉन रेसिडेंट इंडियन को हु द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या इसके लिए ये स्पेशल प्रोविजन में आता है? चैप्टर 12 के अंदर आता है? नहीं आता. तो देखो ये 5,90,000 इस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं हुआ है कहीं पर भी. सॉरी ये तो हुआ है, ये इसको टैक्स लायबिलिटी में, सॉरी ये टैक्स लायबिलिटी के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया गया एज पर द स्पेशल प्रोविजन. सॉरी चैप्टर 12A में इसको स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से इसको टैक्स लायबिलिटी के लिए ये रेफर नहीं किया गया है इन दिस कॉन्टेक्स्ट. फाइन. अच्छा इसके अंदर स्टूडेंट इसके अंदर एक पॉइंट है, टैक्स ऑन द बैलेंस इनकम 5,90,000 एट द स्लैब रेट. ये देखो ये 5,90,000 जिसकी मैं बात कर रहा था, ये स्लैब रेट के अंदर स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए क्या ये स्लैब रेट के अंदर आना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्या ये इसको स्लैब रेट के अंदर डालना चाहिए? देखो ये मैंने बताया ना 115A के अंदर ये था, यहाँ पर एजम्पशन उठा दिया गया था कि भाई वो 115A के अंदर नहीं आता क्योंकि वो क्राइटेरिया जो है फॉरेन करेंसी का वो दिख नहीं रहा था उनको क्वेश्चन में, तो इस वजह से स्लैब रेट. लेकिन ये मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है, ये नहीं होना चाहिए. सीधा आपको अजम्पशन लिख के ये लिख देना चाहिए कि भाई क्या बोलेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग बस ये बोलना है अजम्पशन लिखते हुए कि यहाँ पे 115A का रेट 20% एप्लीकेबल होगा, अज्यूमिंग क्या अजम्पशन होगा कि दैट दिस पर्टिकुलर डिपॉजिट और जो डिपॉजिट जो या डिवेंचर है दैट हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ दी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. बस ये अजम्पशन आपको लिख के इसको 115A का रेट आप लोग दिलवा दीजिए. मेरे हिसाब से यही अल्टीमेटली करेक्ट अप्रोच होगा. चलिए थोड़ा तो ये सिचुएशन अल्टीमेटली आपने करना एज आई हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स विद ऑल ऑफ यू. हियर इन केस स्टडी नंबर 4 पे आ जाओ स्टूडेंट्स. ये गुमराह करने वाला केस स्टडी है. यहाँ पे NRI का सब झांसा दिया गया है, जबकि चैप्टर 12 में इसके अंदर अगल बगल कहीं पर भी कुछ नहीं है. इस क्वेश्चन के अंदर हाँ नॉन रेसिडेंट आपको टेस्ट किया जा रहा है कि वो अमेंडमेंट के जरिए क्या वो NRI बन रहा है, नॉन रेसिडेंट बन रहा है. बिल्कुल बन रहा है, अमेंडमेंट के जरिए वो नॉन रेसिडेंट बन रहा है. वो NRI भी हो गया है क्योंकि उसका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. वो NRI भी है बिकॉज दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज पर द अमेंडमेंट. लेकिन क्या चैप्टर 12A इसके अंदर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है. तो प्लीज नोट करके चला स्टूडेंट्स, ये जो अमेंडमेंट जो देखा था अपन ने, जो 2 अमेंडमेंट आया है फॉर द इंडिविजुअल, उसमें वो अगर वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो वो NRI होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इजंट इट? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इस वजह से अगर वो वाकई टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता और वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो उसका फाइनल स्टेटस बनेगा नॉन रेसिडेंट बट इंडियन. और NRI है तो फिर चैप्टर 12A के अंदर उसको एक एंट्री भी मिल सकती है इफ द रेलेवेंट कंडीशन ऑफ चैप्टर 12 इज सेटिस्फाइड. लेकिन अगर क्वेश्चन में चैप्टर 12 में है ही नहीं तो प्लीज उसके अंदर मत जाना, जो कि इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है. तो मिस मुस्कान फॉरेन रेसिडेंसी है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसा लग रहा है वहीं की है और वहीं पे रहती है. शी हैज बिन, ये जो भी कुछ है उसका फॉरेन इनकम नील है, चलो ठीक है. शी हैज नेवर बिन इन इंडिया इन हर एंटायर लाइफ. लेकिन उसकी जो ग्रैंड पेरेंट्स है वे आर बोर्न इन इंडिया, ठीक है. अच्छा उसने एक इनहेरिट किया था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक प्रॉपर्टी जो इंडिया में था, जो कि परचेज 75 में किया गया था 5 लाख में. मिस मुस्कान हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, क्या डिसाइड किया उन्होंने? टू सेल द हाउस प्रॉपर्टी फॉर विच शी कम्स इन इंडिया ऑन 29 जून 2020. ठीक है, तो शी इज फॉर अ विजिट पर्पज आ रही है, विजिट के लिए आ रही है, बेचने के लिए आ रही है तो विजिट के लिए आई है.
तो वो अमेंडमेंट अब आने वाला है ना। उसने ये हाउस प्रॉपर्टी किसको बेचा है? टू मिस्टर अरमान को बेचा है, जो कि जिसपे टैक्स सॉलिड 44AB का नहीं है। कितने में बेचा है? 2,30,00,000 में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 2,50,00,000 का है। वो शी लीव्स ऑन 1 नवंबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मुस्कान जो 29 जून से लेके 1 नवंबर को आई है, 120 दिन के ऊपर तो है इंडिया में, लेकिन वो आपको पता है कि सिर्फ 120 दिन नहीं देखा जाता। लास्ट 365 डेज, मिनिमम 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर, ये भी फुलफिल होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, जो कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। देख रहे हो आप लोग? तो 124 डेज एंड इट इज लेस देन दिस थिंग, सो देयरफॉर शी इज अ नॉन रेसिडेंट। बाकी वो आप लोग से 15 लाख का कंडीशन इंडिया में, हाँ, तो उसका टोटल इनकम वैसे 15 लाख के ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका जो कैपिटल गेन्स है वो ज़्यादा अमाउंट है, तो ऑब्वियसली 50 लाख का थ्रेशोल्ड तो वो पार कर रही है। लेकिन बिकॉज 120 डेज प्लस इन द करंट ईयर प्लस द लास्ट 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर मिनिमम 365 डेज वो फुलफिल नहीं होने की वजह से ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। सो शी इज अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अच्छा, इस केस में स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 2 देखना स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसमें स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट क्वेश्चन 2 में आने के पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर 6(1)A एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं यहाँ पे। तो स्टूडेंट 6(1)A अगर आपको एप्लीकेबल करना है तो ही शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स, दैट एसएससी शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स। अब यहाँ पर बोला गया है कि भाई उसकी फॉरेन इनकम निल है, फॉरेन इनकम इज निल, सो टू से दैट ही इज नॉट लायबल टू टैक्स ये गलत होगा, isn't it? तो फॉरेन इनकम निल है, उससे अल्टीमेट मतलब अभी तो उसकी कुछ कमाई वमाई चालू हुई नहीं है, एक जो आ रहा है वो इनहेरिटेड है, तो कमाई नहीं उसके अभी तक चालू हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दैट पर्सन इज नॉट लायबल टू टैक्स। ठीक है, एंड दैट शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स बिकॉज ऑफ सम डोमिसाइल, बिकॉज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, वॉट एवर इट बी। लेकिन यहाँ पर है कि भाई इसने कुछ अभी तक कमाना चालू नहीं किया, तो ये बोलना सही नहीं होगा कि दैट ही इज or she is not liable to tax in the foreign country. She is liable to tax, but the fact that she has got no foreign income, therefore she is not taxable at this particular point of time, but she is liable to tax. तो इस वजह से 6(1)A एप्लीकेबल यहाँ पे करने की कोशिश आप लोग नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। बाकी थोड़ा जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इज देयर एनी टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर अरमान? ये 194IA ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो पेई है आपका वो कौन है? नॉन रेसिडेंट है, इस वजह से 195 में केस है। मुस्कान को क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, कोई एग्जाम टीडीएस वीडीएस डिडक्ट होने के बावजूद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल गेन्स का केस है, ना कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, एनएफटीएस वो वाला केस नहीं है। एंड लास्ट हियर इंश्योरेंस, ये जो एफवीसी क्या लेंगे, तो मालूम है वो 10% आपको टॉपअप करना पड़ता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का 10% कर लो, तो 2,30,00,000 का अगर मैं 10% करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से ज़्यादा चला जाता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से ज़्यादा चला जाता है, और क्योंकि ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से ज़्यादा चला जाता है, इस वजह से आप एक्चुअल कंसिडरेशन को ही कंसिडर करोगे, बिकॉज डिफरेंस कम है। अच्छा, अगर मिस मुस्कान अगर इंडिया नहीं आती, वो नॉन रेसिडेंट है और वो इंडिया नहीं आती, उनके ग्रैंड पेरेंट ही यहाँ पे बेच के उसको क्या कर देते थे? रेमिट कर देते थे अमाउंट, तो वो अमाउंट उसके लिए क्या हो जाता था स्टूडेंट? गिफ्ट हो जाता था। शी वुड हैव गॉट मनी गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स से उनको गिफ्ट मिलता था। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, 918 गिफ्ट टैक्स क्या लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि 918 की गिफ्ट टैक्स में लगाने के लिए आपको जरूरी है कि 56(2)(10) के अंदर ये अटकना चाहिए। तो क्या है 56(2)(10) में अटक रहा है? नहीं अटक रहा, क्योंकि रिलेटिव के केस में वो टैक्स नहीं होगा 56(2)(10) में, और इस वजह से डीम्ड इनकम अंडर 918 इज नॉट एप्लीकेबल। ये केस स्टडी छोड़ दो आप लोग, डायरेक्टली अब आ जाइए आखिरी वाला पर्टिकुलर पॉइंट में, एडीआर जीडीआर एंड द बैलेंस पर्टिकुलर थिंग्स को जल्दी से रैप अप करेंगे हम। इसमें स्टूडेंट एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 115AC का जो पॉइंट है ना, यहाँ पर एडीआर और जीडीआर तो चलो सिंपली आपको दे दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक नोटिस करना स्टूडेंट, ये 115AC को लेके ये वाला हिस्सा आईसीआई ने एमसीक्यू पे पूछती है और स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा देख लो, ये देखो, interest income earned by a non-resident during previous year 20 on bonds issued by ABC Limited, an Indian company, under the scheme notified by the central government, which were purchased by him
इन अ कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। जानते हो स्टूडेंट्स का दिमाग में क्या चलेगा? 115 है, ऑब्वियस बात है ना, इंटरेस्ट इनकम देखा तो 115 है, और 115 है तो फिर वहाँ पे 20% देख रहा है तो वहाँ पे उन लोग 20% करेंगे, ये गलत है। आपको कैसे पता चल रहा है कि भाई ये 115 AC वाला केस है? इंटरेस्ट इनकम आया है, हाँ यहाँ पर भी इंटरेस्ट इनकम जो मैंने बताया था ऊपर, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम पे 10% है। ये क्वेश्चन में आपको ये देखना है स्टूडेंट्स, इशूड बाय एक इंडियन कंपनी ने किसी बॉन्ड को इशू किया होगा और वो स्कीम नोटिफाइड बाय द CG, ये आपको देखना चाहिए क्वेश्चन में। तो अगर ये दिख गया है तो उस हालात में वो जो इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम जो होगा विच यू हैव रिसीविंग फ्रॉम द इंडियन कंपनी बट एज पर द स्कीम विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस इंटरेस्ट इनकम का टैक्सेबिलिटी 10% के हिसाब से होगा, जो कि ऊपर दिया गया है। एक और क्वेश्चन आपको दिखा दो, देखो आयशा किस तरीके से ये बात रखी हुई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी देखो, ये इस पर्टिकुलर पार्ट पे Mr. Ranveer, a non-resident, earned interest income of 6,20,000 during previous year 2021 on the bonds issued by Tilt Limited, an Indian company under the scheme। देखो फिर से आ गई ये चीज़, which were purchased by such interest is क्या हो जाएगा 10.4। यहाँ पे HEC के साथ लोडिंग था, वो प्रीवियस MCQ में HEC के साथ लोडिंग नहीं दिया था, तो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 115A नहीं करना है, क्योंकि अगर कर दोगे तो 20% करवा दोगे आप। तो क्वेश्चन में ये चीज बस आपको ध्यान रखना है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ये चीज आपको दिख जाना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन स्टूडेंट्स, तो लीजिए, आई हैव ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे परचेज इन द फॉरेन करेंसी, बाकी ये सब चीज ठीक है, आपको बस सेक्शन 40 लाइक फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड्स होंगे, यही बॉन्ड्स अगर एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेचा है, कोई भी बॉन्ड हो, एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेचा है, कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया बेचा है तो 47(7)A में नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर। तो ऐसे नोटिफाइड बॉन्ड्स या डिवेंचर्स या सिक्योरिटी एक एनआर ने दूसरे एनआर को बेचा आउटसाइड इंडिया, ये बस दिखना चाहिए क्वेश्चन में, नॉट टैक्सेबल। किसी आउटसाइड इंडिया में बेचा है लेकिन रेसिडेंट को बेचा है, इंडिया का रेसिडेंट को बेचा भले आउटसाइड इंडिया में, तो आपको 10% का टैक्स लग जाएगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, एनआर को 10% का टैक्स लग जाएगा, टीडीएस भी फिर 10% के हिसाब से डिडक्ट करना पड़ेगा। इसी पर भी एक और एमसीक्यू अल्टीमेटली आपको पता होगा, ये डाला गया है इस केस में। यहाँ पे देखोगे तो मिस अपर्णा एंड मिस डिप्पल, इंडियन सिटीजन सिंस द ईयर 2020, विजिट्स इंडिया फॉर 60 days every year. In 1st March, Miss Aparna transferred to Miss Dimple in California for dollar consideration of 50 rupee denominated bond issued outside India of X Limited, a company incorporated in India. तो उसके लिए मिस अपर्णा का नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है, तो वही नॉन रेसिडेंट वाले टेस्ट से आजमाया जाएगा सेक्शन 6 के, उसके हिसाब से वो नॉन रेसिडेंट शायद बन जाएंगी, ऑब्वियसली बन गई है मुझे पता है। अगर आप देख लो अमेंडमेंट के हिसाब से भी देखोगे तो उस हिसाब से शी इज अ नॉन रेसिडेंट इटसेल्फ। तो पहले नॉन रेसिडेंट बनी वो, और उसने दूसरे को ट्रांसफर किया, वो भी नॉन रेसिडेंट है, हु इज रिसाइडिंग इन कैलिफोर्निया सिंस 2010, सॉरी, तो शी इज ऑल्सो नॉन रेसिडेंट। तो एक एनआर ने दूसरे एनआर को ट्रांसफर किया है, वो भले एनआरआई हो लेकिन है तो नॉन रेसिडेंट। बस हमें यही क्राइटेरिया चाहिए। 47(7)A का क्या एग्जामिशन मिलेगा? द आंसर इज यस। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांसेस है। देखो ये किसी ने तैयारी नहीं करवाई है, मुझे हमेशा लगता है ना, एक गट फीलिंग है, ये 47(7) में पहले आपसे एनआर का पूछेंगे कि भाई वो एनआर है या नहीं, ऐसा करके घुमा के पूछ लेंगे और फिर उसके बाद ये आंसर। तो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मिस्टर राघव एन इंडियन सिटीजन हु इज अ नॉन रेसिडेंट बॉट 500 GDR इस केस में। अच्छा, ये एडीआर और जीडीआर के कॉन्टेस्ट में स्टूडेंट्स इस सिनारियो में, इसमें भी अगर एडीआर और जीडीआर देखोगे तो एक बार एडीआर जीडीआर का मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें इन द एडीआर एंड जीडीआर सेम थिंग इज देयर, एडीआर एंड जीडीआर वही सेम चीज, बॉन्ड हो या एडीआर एंड जीडीआर हो, विच अ नॉन रेसिडेंट हैज ट्रांसफर टू अनदर नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर। फाइन, सो वही चीज होगा यहाँ पर भी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, Mr. Raghav, an Indian citizen who is a non-resident, bought 500 GDR of Alpha Limited India issued in accordance with the notified scheme of central government against the company's initial issue of shares in foreign currency. In Jan 2021, he sold 300 GDR outside India to Mr. Joe. 300 GDR उन्होंने बाहर ट्रांसफर किया किसे? मिस्टर जो को, a citizen and resident of a country outside India, and 200 GDR to Mr. Kamal, a resident but not ordinary resident. तो एक है एनआर को ट्रांसफर किया, दूसरे में उसने किसको ट्रांसफर किया? टू अ रेसिडेंट बट एनओआर। तो ऐसे हालात में स्टूडेंट्स
बताइए, पहले केस में एनआर को है नोट कैपिटल गेन्स, पहले केस में 300 जीडीआर जिसने आपने मिस्टर जो को ट्रांसफ़र किया, और दूसरे केस में 200 जीडीआर कमल को जो दिया आपने, लेकिन क्योंकि वो रेसिडेंट है 10% का टीडीएस या टैक्स लगेगा। और ये टैक्स कैसे लगेगा स्टूडेंट्स? विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स एक जल्दी से आते हैं, एंड देन वी गो टू आवर लास्ट सेगमेंट ऑफ एफओआई। देखो, रिडेम्पशन ऑफ जीडीआर जब होगा ना, कभी जीडीआर जब रिडीम होता तो उस समय पे रिडेम्पशन पे जनरली प्लीज नोट करके चलना स्टूडेंट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इनटू अ शेयर्स। नोट करके चलिए स्टूडेंट ध्यान से, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू रिसीव द शेयर्स ऑफ द कंपनी, नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर 47 में। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो नॉन रेसिडेंट ही हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर रिडेम्पशन हुआ है किसका? शेयर्स का, टू रिसीव रिडेम्पशन हुआ है किसका? टू डिबेंचर्स का, टू रिसीव द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर। या फिर कन्वर्जन हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, अगेन नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर। लेकिन अगर जीडीआर रिडीम हो के आपको शेयर्स अगर मिलती है, जीडीआर आप दे के शेयर्स लेना चाहते हो उस कंपनी का, तो क्या वो टैक्सेबल ट्रांसफर मानी जाएगी? ना, आंसर इज यस। ये चीज़ बहुत ध्यान रखें आप लोग। तो रिडेम्पशन ये वाले केस में सेलिंग प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ जीडीआर, पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स एज कैपिटल एसेट्स, नॉट टैक्स रेट क्या है? नॉर्मल रेट्स, टैक्स रेट है नॉर्मल रेट, ठीक है। दूसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स, नॉन रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, नॉन रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो उसको मिला है वो जीडीआर के लिए 36 मंथ है पीरियड ऑफ होल्डिंग, ध्यान रखना है। फिर वो लॉन्ग टर्म अगर होगा तो फिर ठीक है, टैक्स लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म होगा तो उस हिसाब से लगवा दो, ठीक है। लॉन्ग टर्म होगा तो 10% का ही रेट लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, शॉर्ट टर्म होगा तो नॉर्मल टैक्स रेट्स। सब्सिक्वेंट सेल, शेयर्स को सब्सिक्वेंट बेचा गया है, अगर एग्जाम्पशन मिलता 47 का एग्जाम्पशन मिलता वो रिडेम्पशन पे और बाद में सब्सिक्वेंट सेल होता, तो कॉस्ट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस एसेट और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब की जाती मंजुला शाह। लेकिन क्या अगर लेकिन रिडेम्पशन अगर टैक्स हो चुका है तो कॉस्ट इन द सब्सिक्वेंट सेल विल इट बी ए कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस एसेट? एंड आंसर इज नो। तो उसका कॉस्ट क्या बनेगा? जो वैल्यू पे प्रीवियस एसेट पे आपने चार्ज किया है वो वैल्यू बन जाएगा कॉस्ट। तो ये अल्टीमेटली ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो उस हिसाब से कॉस्ट वुड बी द फुल वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू लिया था वो अल्टीमेटली कॉस्ट बन जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग की कोई क्लबिंग नहीं होगी, शेयर्स का जिस हिसाब से होगा 12 महीने का जो देखते हैं हम लोग वो देख के, शॉर्ट टर्म अगर लिस्टेड ही होगा ये, क्योंकि ये ऑब्वियसली लिस्टेड ही होते हैं, इसका क्राइटेरिया, इस वजह से 112 में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, बस ये, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस आप लोग ध्यान रखना। विद दैट लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स IFFI करके क्लोज करते हैं। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा एनआर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड पोर्टफोलियो वाले केस में एक बार जल्दी से देख लें स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स अभी एफआई का हम लोग देखना चालू करेंगे जल्दी से, नेक्स्ट 5 मिनट्स विल क्लोज दिस वन नाउ। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक और एक चीज़ बता दूं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट अभी आपने किया था 115 AC का 10% इंटरेस्ट रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का अगर होगा, और वो रुपी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे इंटरेस्ट 10% का आ रहा है। प्लीज नोट करके चलना स्टूडेंट्स एक चीज, अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया गया है सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2018 से लेके मार्च 2019 के बीच में अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू अगर करवाया गया है तो बताने की जरूरत नहीं है, जो भी इनकम होगा इंटरेस्ट इनकम उस रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से जो आएगा क्या वो एग्जाम्प्ट है? आंसर इज यस। ये प्लीज नोट करके चलना स्टूडेंट्स आप लोग, ये डेट दिमाग में बना, बस 2-3 दिन के बाद आपको इतना याद रखना है कि interest on that rupee denominated bond issued during that particular period will qualify for a full exemption. I hope that all of you are clear with this one. चलिए, तो अब स्टूडेंट्स ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम लोग जल्दी से ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर स्पेसिफाइड फंड 115 AD स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करके चलना है आप लोग, डिविडेंड इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स LTCG, इनकी जो इनकम है एफआईआई की कौन सी इनकम है? डिविडेंड। आप नॉर्मल एक चीज़ बस एक थंब रूल पकड़ना, थंब रूल ये है कि जो भी कंसेशनल रेट नॉर्मल प्रोविजन में जो होंगे वो एफआईआई को भी मिल जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम जो इनके अपने खुद के जो रेट्स हैं वो तो है, लेकिन जहाँ पे भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं जो कंसेशनल टैक्स रेट है, जो कंसेशनल टैक्स रेट अंडर द नॉर्मल प्रोविजन अच्छा है एज कम्पेयर टू ये वाले सेक्शन का रेट, तो उन्होंने वो कंसेशनल रेट एफआईआई वालों को दे दिया है। ऐसा एनआरआई वाले के लिए नहीं था। एनआरआई में नोटिस करना आप लोग स्टूडेंट्स कि वहां पर हमने क्या किया था, सो फार एज एनआरआई वाज कंसर्न यू शुड बी अवेयर ऑफ इट दैट
इन द केस ऑफ द एनआरआई अपन ने यही किया था ना एनआरआई में। क्या था एनआरआई में स्टूडेंट्स कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था उस पर 10% का टैक्स रेट था, लेकिन क्या वो 112A वाला 10% था? नहीं, उस पर कोई 1 लाख का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा अगर आप चैप्टर 12A को ऑप्ट करते हो तो। ऐसे ही अपन ने किया था वहां पे, isn't it? लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे एफआई वालों को देखोगे, उनको वही अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा 112A वाला ऑप्शन उनको दिया गया क्योंकि वो ज्यादा बेटर है, और बाकी के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उनको बोला ठीक है उसके लिए 10%, लेकिन 1 लाख का एग्जाम्पशन फिर उसके लिए नहीं मिलेगा। तो द स्कीम ऑफ एफआई जो 115AD में थंब रूल ये कहता है कि जहां पर भी उनको लगता है कि यार वहां पर जो नॉर्मल रेट्स है एप्लीकेबल टू अ नॉन रेसिडेंट वो ज्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू 115AD, तो उन्होंने वो वाला रेट यहाँ पे चिपका दिया है। एग्जाम्पल के रूप में डिविडेंड इनकम, अभी डिविडेंड इनकम तो 20% ये स्टूडेंट, ये इसको है ना स्टूडेंट, ये जो स्पेसिफाइड फंड है अभी आप लोग रहने दो ये सब चीज़ को, कि स्पेसिफाइड फंड का ये वाला रेट है ना, इसको रहने दो। मैं बस आपको नॉर्मल तरीके से अभी ये याद रखो, ये यहाँ तक ही पूछेंगे। डिविडेंड इनकम 20%। वैसे डिविडेंड इनकम अगर आप नॉर्मल नॉन रेसिडेंट की भी बात करो, जिसको आ रहा है तो उसको 20% ही लग रहा है, उसको और कोई दूसरा कोई रेट नहीं है 20% के अलावा। इंटरेस्ट इनकम में आपने देखा है 5% भी है, इनफैक्ट 4% भी है। तो अगर ऐसे केस हुआ एफआईआई को अगर वो वाला 5% और 4% वाला इंटरेस्ट वाला अगर केस बनता है तो वहां पे जाके वो इनकम ले लेंगे 5% एंड 4% पे, isn't it? और जो दूसरा केस है अदर्स में स्टूडेंट्स देख रहे हो 20% इंटरेस्ट, तो वो 20% है, तो 5 और 4 और 20। एसटीसीजी अगर 111A होगा तो 15%, अगर 111A वाला नहीं है एसटीसीजी तो 30%। एलटीसीजी अगर 112A वाला केस अगर बैठता रहेगा तो 10%, लेकिन 112A जैसा, और 112A वाला नहीं है तो एलटीसीजी जो होगा जैसे अनलिस्टेड का पीरियड ऑफ होल्डिंग पे ध्यान रखे चलना, 24 मंथ्स होना चाहिए यहाँ पे अनलिस्टेड के लिए। लिस्टेड के लिए तो ये जो केस है तो 10% है बाकी सब चीज़ें सेम, लेकिन 10% पे 1 लाख का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दैट इज इट। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट पॉइंट बस देख लो, वो वाला ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स, जो हायर सरचार्ज वाला पर्टिकुलर पॉइंट है। हायर सरचार्ज विल नॉट अप्लाई फॉर कैपिटल गेन्स इन ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी, ये प्लीज नोट करके चलना। एफआई वालों के लिए भी वो सेम है, वो 15% तक का ही सरचार्ज लगेगा ऑन विच इनकम, ऑन एनी कैपिटल गेन्स, एनी कैपिटल गेन्स। बाकी एफआई को छोड़ के बाकी जो इंडिविजुअल होंगे उनके लिए क्या है स्टूडेंट्स, उनके लिए जो सरचार्ज है वो है वो सरचार्ज जो लगेगा वो 15%, 10% वाला नॉर्मल सरचार्ज लगेगा। बट ऑन विच कैपिटल गेन, सारे कैपिटल गेन्स पे नहीं, वहां पे ओनली ऑफ दैट कैपिटल गेन जो कि 112A का है या फिर 111A का है, यही दो कैपिटल गेन्स की बात रखी गई है। इसके अलावा और दूसरा कोई अगर कैपिटल गेन्स होगा लाइक सिक्योरिटी को लेके, तो क्या वो इंडिविजुअल को वो कैपिटल गेन्स का बेनिफिट मिलेगा? एंड आंसर इज नो। वहां पर वो 15% तक रुकेगा नहीं, फिर वो 25%, 37% में जा सकता है। लेकिन इनके लिए क्या है, ऑन एनी सिक्योरिटीज है, ये बस ध्यान रखना। पूछा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कंसेप्ट, कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं वो। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर आपने अनलिस्टेड देखा था ना, ये अनलिस्टेड, तो अगर इन ये अनलिस्टेड सिक्योरिटी को लेकर भी इनके पास अगर कोई कैपिटल गेन्स बनता है तो वो कैपिटल गेन्स पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सरचार्ज का जो रेट होगा वो 15% तक ही रुक जाएगा। इवन इफ बाकी टोटल इनकम, अगर बैलेंस टोटल इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, बैलेंस टोटल इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो वो 2 करोड़ के ऊपर जो जा रहा है उस पर आप क्या करोगे, वो 25% का सरचार्ज लगवा दोगे ऑन द टैक्स अमाउंट ऑन दैट बैलेंस टोटल इनकम। लेकिन ये केस में कैपिटल गेन्स, अच्छा कैपिटल गेन्स के अलावा डिविडेंड इनकम भी है, देख रहे हो बाजू में डिविडेंड इनकम, जैसे कि यहाँ पे देखा ना अपने वो 20% वाला, तो इस पर टैक्स रेट 20% है। लेकिन जहाँ तक सरचार्ज जो होगा वो उस पर जो सरचार्ज लगेगा वो मैक्सिमम रुक जाएगा, कहाँ तक रुक जाएगा स्टूडेंट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल बी अप टिल 15% मैक्सिमम। बियॉन्ड दैट भले ही वो टोटल इनकम, बैलेंस टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाता हो, बैलेंस टोटल इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर जाता रहेगा, उन पे आप हायर सरचार्ज लगवा दो, इन पे तो सिर्फ फिर 15% तक ही रुक जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो एक ये अगर बोल दिया जाए कि इनके जो अदर इनकम्स हैं वो मान के चलो कि 1.5 करोड़ का है, और कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड इनकम 1 करोड़ का है, तो टोटल हो गया 2.5 करोड़। सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, तो सरचार्ज 15% ही लगेगा सारे टैक्स पे, सारे टैक्स पे, भले वो अदर इनकम हो या उस पे, क्योंकि
आपका 2 करोड़ के ऊपर जो टोटल इनकम गया है उसकी वजह क्या थी? ये कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम इस केस में, इजंट इट? तो ये वजह है कि ये 2 करोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, यही सेम क्वेश्चन है कि कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम नॉन रेसिडेंट का एफआईआई का कितना है? एफआईआई का इट इज़ 1 करोड़ और इनका अदर इनकम वो 2.5 करोड़ है। तो अब क्या करोगे? तो 3.5 करोड़ हो गया। टोटल इनकम तो 3.5 है, लेकिन क्या ये अगर ये कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम ना भी हो तब भी क्या अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर चले गए? बिल्कुल चले गए। तो सरचार्ज जो होगा, हायर सरचार्ज, वो टैक्स जो रहेगा और अदर इनकम उस पर हायर सरचार्ज लगवा दोगे 25% का, और जो ये 2 करोड़ के इनकम पे जो होगा जो टैक्स लगेगा, और सॉरी ये जो 1 करोड़ का जो कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम उस पर जो टैक्स लगेगा उस पर सरचार्ज नॉर्मल रहेगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं जल्दी से आपको एक बार करवा देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए। जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये एफ पी आई है, लाइक एन AOP एसएस ये हो रहा है। इनकम रिसीव्ड, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, तो जो होगा इंटरेस्ट इनकम हो या डिविडेंड इनकम हो, 2 करोड़ 80 लाख, 50 हज़ार का एक्सपेंडिचर है, डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें से आपका 16 लाख का क्या स्टूडेंट्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का इंटरेस्ट इनकम है। तो बताइए, मैंने बताया ना कि जो कंसेशनल रेट जो रहेगा बेस्ट 115A का वो रेट मिलेगा उसको, तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का 5% है, और डिविडेंड इनकम का 3,50,000। वैसे डिविडेंड इनकम पे तो 20% का ही रेट है, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी जो इनकम होगा बैलेंस इनकम वो भी 20% ही है, क्योंकि मैंने बताया ना ऊपर रेट क्या था? डिविडेंड इनकम पे रेट 20% है और इंटरेस्ट इनकम पे 20% रेट है। डिविडेंड पे 20, इंटरेस्ट पे 20, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी कंसेशनल रेट एप्लीकेबल होंगे 115A के हिसाब से, तो वो कंसेशनल रेट मिल जाएगा उसको। तो उस हिसाब से यहाँ पर उसको 20% का ही रेट लगवा देंगे डिविडेंड इनकम पे। लेकिन डिविडेंड का अलग से देने का मेन मकसद क्या है? सरचार्ज के लिए। जब हायर सरचार्ज होगा, क्योंकि यहीं पे 2 करोड़ 80 लाख चला गया हो इनकम, देख रहे हो ना आप लोग, तो हायर सरचार्ज इस पे जो टैक्स लगेगा, डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स लगेगा, इस पर हायर सरचार्ज नहीं रहेगा, नॉर्मल सरचार्ज पे ही चला जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इस पे कैपिटल गेन्स का है। अच्छा स्टूडेंट, इसके कैपिटल गेन्स पे इन्होंने क्या किया मालूम है? इसको देखो, ये 112A वाला दिया नहीं है। आप बोलो सर इसमें 112A क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब कैलकुलेशन किया है तो उन्होंने STT नहीं था, STT का इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से इन्होंने 112A का नहीं दिया है। या तो आप अजम्पशन डाल दो कि भाई अज्यूम किया था कि STT है, लेकिन इन्होंने क्योंकि कोई STT का इन्फॉर्मेशन नहीं था, इस वजह से इन्होंने अज्यूम कर दिया। सोल्यूशन में मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर उन्होंने 112A का नहीं किया है। अगर 112A का नहीं किया है तो भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बिना इंडेक्सेशन के 10% पे टैक्स होगी, लेकिन उस पर 1 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बिना इंडेक्सेशन के 10% पे टैक्स होगी। अच्छा, इस पे स्टूडेंट 2 STCG दिएंगे क्वेश्चन में, आपको 2 STCG मिलेगा, जिसमें एक में STT है और दूसरे में STT नहीं है। तो दोनों में STT, एक में STT नहीं है तो 30% STT, जिसमें 15%। लेकिन दोनों ही कैपिटल गेन्स में या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे जो सरचार्ज होगा, क्या हायर सरचार्ज होगा? नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, STT पेड, STT नॉट पेड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट इनकम, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम को डिविडेंड इनकम अलग कर दिया गया, और डिविडेंड को अलावा 2 करोड़ 77 लाख। अब इस 2 करोड़ 77 लाख में ये भी है, ध्यान रखना, आपका 16 लाख का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड वाला इंटरेस्ट भी है, उसको भी चाहो तो अलग कर सकते हो, ताकि उस पर, क्योंकि टैक्स रेट अलग जाएगा, 5% का रहेगा ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ये है, इस पर कोई इंडेक्सेशन नहीं है, लेकिन इसमें 112A भी नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 8 लाख और 4,40,000, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में STT पेड है, दूसरे में नहीं है। जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जा रही है तो 16 लाख पे आपने 5% कर दिया, 2 करोड़ 80 लाख में से 16 लाख में से आपने 5% कर दिया। अब इन्होंने एक्चुअली क्या किया मालूम है? इसमें से 2 करोड़ 80 लाख 50 हज़ार में से 16 लाख पे उन्होंने ये कर दिया। अब इन लोगों ने क्या किया? बैलेंस ले लिया, मतलब 2 करोड़ 80 लाख 50 हज़ार में से माइनस करो 16 लाख, तो बैलेंस पे उन्होंने क्या कर दिया? 20% लगाया, क्योंकि इस पे भी तो डिविडेंड इनकम भी तो 20% के रेट पे टैक्स हो रही है, इजंट इट? डिविडेंड इनकम भी तो 20% के हिसाब से टैक्स। इनको क्या करना चाहिए था? मतलब अलग से दिखा देना चाहिए था टैक्स। क्यों टैक्स अलग से दिखा देना चाहिए था? क्योंकि डिविडेंड पे जो टैक्स होगा 20% पे ही होगा, लेकिन उस पर सरचार्ज जो होगा वो क्या लगेगा? नॉर्मल सरचार्ज लगने वाला है। सरचार्ज का रेट तो नॉर्मल है, लेकिन बैलेंस जो बचेगा इनकम, उस पर जो सरचार्ज होगा वो सरचार्ज का रेट हायर पे जाएगा। अच्छा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का 5% है, लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम है, इस पे जो सरचार्ज होगा क्या होगा? ये नॉर्मल सरचार्ज होगा या हायर सरचार्ज आएगा? 25% वाला सरचार्ज गिरने वाला है या 15%? 25% वाला स्टूडेंट
कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम पे ही क्या है, ये आपको नॉर्मल सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल किया गया है। अच्छा, 115 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% ऑन टू, ये आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एक एसटीटी वाला है तो वो, और एक बिना एसटीटी वाला 30%। अब सरचार्ज देखो क्या है, कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड इनकम पे जो है तो ये 2,40,000, 1,20,000 और 132, 2,40,000, 1,20,000, 132। और आपकी कैपिटल डिविडेंड इनकम कितनी थी, 3,50,000। 3,50,000 पे 20% कर लो, 3,50,000 पे 20% करो, 70,000 रुपये। तो 70,000 का ये हो जाएगा। इस पे सरचार्ज 15% है, तो आपने इस पे 15% लगवा दिया, isn't it? 15% का सरचार्ज स्टूडेंट्स लग चुका है। अदर इनकम पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, अदर इनकम पे देखोगे 25% ऑन दिस वन, तो क्या अदर इनकम में बचा है, तो 52,92,000 ये अदर इनकम है। लेकिन इसमें से डिविडेंड को भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड का अमाउंट है 3.5 लाख का। ये सॉरी, डिविडेंड पे कितना टैक्स है, डिविडेंड पे टैक्स कितना था, 70,000। 70,000 निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि इस पे डिविडेंड पे ये है, तो 70,000 निकालो तो बच्चा कितना, 52,20,000, 52,20,000। और ये 80,000 को ऐड करो ऊपर वाला टैक्स, क्योंकि इस पर हायर सरचार्ज है, तो 53 लाख। तो 53 लाख पे 25% का हायर सरचार्ज टोटल करोगे, फिर बाद में HEC लगा देना। ये आंसर लीजिए स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। केस स्टडी आ चुका है इसका, ये वाला देख सकते हो। ये सीधा इसको क्या करना मालूम है, यहाँ से मत देखो, केस स्टडी मत पढ़ो, केस स्टडी पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना, सीधा आप इसके MCQs देख लेना। अगर जो इच्छुक है ये वाला देखने के लिए, सीधा इसके MCQ देख लो, मालूम पड़ जाएगा ऊपर क्या है। इसका केस स्टडी और इससे कोई मेल जोल नहीं है, बस इसके जो MCQ पढ़ लो, कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टूडेंट्स कौन से लेक्चर्स मिलेंगे, 2 लेक्चर्स हैं। एक तो जनरल एंटीबॉडीज रूल सारे लोग के लिए, ओल्ड एंड न्यू। दूसरा है थियोरी टॉपिक सिर्फ और सिर्फ न्यू वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ न्यू वालों के लिए, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली है जनरल एंटीबॉडीज रूल हिंदी में है, और वो वाला थियोरी टॉपिक जो है वो इंग्लिश में है वो, लेकिन प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा INR टैक्सेशन। अगला वीडियो मैं ट्रांसफर प्राइसिंग का दूंगा स्टूडेंट्स, तो आखिर पूरी आपकी इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स की बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी में ये आइकॉनिक प्रोग्राम आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसके फ्लैगशिप प्रोग्राम इन अनअकैडमी। एज पर दिस वन स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसके जल्दी से आपको फीचर्स बता देता हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। LMP लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर 1-on-1 डाउट सॉल्विंग, डाउट सॉल्वर राउंड द क्लॉक अवेलेबल होंगे आपके डाउट क्वेरी सॉल्व करने के लिए। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 40, 80, 100, ये 3 लेयर्स के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है स्टूडेंट्स। सोचिए हर सब्जेक्ट के लिए, उस पूरे ग्रुप में, अगर पूरा ग्रुप ले रहे हैं, दोनों ग्रुप एज अ केस में भी, एवरी सब्जेक्ट 40, 80, 100 का स्कीम है। ये आइकॉनिक जो लेता है स्टूडेंट, उसको सारे जो सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करता है, जो फैकल्टी को सिलेक्ट करेगा, उसके प्रिंटेड किताब उस फैकल्टी के प्राइमरी दी जाए। जैसे कि अपने अगर DT मेरी है, रेगुलर बैच अगर बात करो, तो अपनी 5 किताब आती है स्टूडेंट्स, तो वो पूरी की पूरी आपको दी जाएगी। डिस्कॉर्ड एक प्लेटफॉर्म होगा, जिस पे स्टूडेंट चाहो तो अपने सारे क्वेरीज अल्टीमेटली शेयर कर सकते हैं। बाकी जो प्लस के जो फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, वो तो मिलते ही है, जैसे कि लाइव क्लासेस हैं, तो वो तो अल्टीमेटली जो प्लस के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर भी एक्सटेंड किए जाते हैं। वीकली टेस्ट है, स्टडी मटेरियल्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर प्रोग्राम। स्टूडेंट, इसके अगर आप देखोगे सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट, तो देखो 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं हम लोग, तो 28,500। ये सिर्फ मैं ग्रुप का ही बोलो, या ग्रुप 1 बोलो या ग्रुप 2, ठीक है, कॉम्बो भी ले सकते हैं आप, तो ग्रुप 1 बोलो या ग्रुप 2 अल्टीमेट स्टूडेंट, तो इसमें आप 28,500। और अगर आपने CADS का कोड लगवा दिया तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो इफेक्टिवली ये हो जाता है स्टूडेंट्स कितने का, अराउंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा इफेक्टिवली आपका 25,000 के आसपास। और EMI फैसिलिटी भी आपको मिलती है इसके अंदर, तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है। उसी तरीके से 24 मंथ, अगर देखो जितना ज़्यादा आप टेन्योर लेते हो, आपका जो कॉस्ट जो इंक्रीज होता है नॉमिनली हो रहा है। 24 मंथ में जैसे देखोगे तो 35,500, उस पर भी वही सेम है। अगर आप कोड CADS लगवाते हो तो आपको वो 10% डिस्काउंट मिल जाता है, फिर वही गेम है अल्टीमेटली आ जाएगी यहाँ पर भी। दिस इज़ एक्चुअली वेरी मच, बोलते हैं ना कि काफ़ी ज़बरदस्त ये स्कीम आपको मिली है स्टूडेंट्स। डू अवेल इट, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं, जूनियर्स को बोले ऑफिस में, एंड दैट एक्जैक्टली व्हाट इट इज। स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टिल देन,
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।